हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। हम लोगों ने रिवीजन शुरू की है आपके पेपर नंबर 5 की, जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। अब ये जो पेपर नंबर 5 है ये आपका सीए इंटरमीडिएट में है, ठीक है भाई साहब। तो सॉरी, ये जो रिवीजन बैच एप्लीकेबल रहने वाली है आपकी, ये मई 2025 की एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। और हम स्टडी मटेरियल जो यूज़ करने वाले हैं वो हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ही है। यानी कि आपको अलग से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास लेटेस्ट मॉड्यूल नहीं है तो आप कहाँ पे जा सकते हो? बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के पोर्टल पे यानी आईसीएआई की वेबसाइट पे जाकर लेटेस्ट स्टडी मटेरियल वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है और जो आपका लेक्चर्स का क्वेश्चन है, दोनों इक्वेशन एकदम सॉल्व हो गए। स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का और वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल करा रहा हूँ। इस बैच में हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस बैच में हम किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन या एमसीक्यू डिस्कस नहीं करने वाले। प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो आ जाओ दोस्तों, अब हमें आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे प्यारे पेज नंबर 2 के ऊपर। देखो भाई साहब, आप कौन सा वाला स्टडी मटेरियल डाउनलोड करोगे? जो भी आपका एडिशन होगा वो जुलाई 2024 होना चाहिए। और आपके स्टडी मटेरियल में जो इनिशियल पेजेस होते हैं, जब आप डाउनलोड करोगे तो पहले पेज आपका कवर होगा और दूसरे पेज यानी ये आपको दिखना चाहिए रिलेवेंट फॉर मई 2025 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन, ऐसा वहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ होना चाहिए आपके स्टडी मटेरियल पे। तभी आपको ये वीडियो लेक्चर्स एंड ये स्टडी मटेरियल काम में आने वाला है। ठीक है भाई साहब, चलो इतनी बातें क्लैरिटी के साथ हमने डिस्कस कर ली। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे प्यारे इंडेक्स में। चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। जितनी बातें आपको टिक मार्क दिख रही है वो सारे वीडियो लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। जितना आपको यहाँ पे स्टार मार्क दिख रहा है या एस्ट्रिक मार्क दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? दिस टॉपिक्स आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। आप इनको कभी भी स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। सीए इंटरमीडिएट में भी नहीं, फाइनल में भी नहीं एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं। ये सारी चीज़ें आपको जब तक आप ऑडिटिंग के प्रोफेशन में हो तब तक काम में आने वाली है। एंड स्पेसिफिकली एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये वाले। और हम लोगों का किस तरीके का प्रोसीजर है, हम लोग स्टडी मटेरियल को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और तीसरा आपके एवरेज टॉपिक्स। तो मैं केवल और केवल आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मार्किंग करके दूंगा, आप लोगों को उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमारा डिस्कशन का मुद्दा होने वाला है टॉपिक नंबर 8, व्हाट इज एन एंगेजमेंट। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल जब हम एंगेजमेंट की बात करते हैं या अपॉइंटमेंट लेटर की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो हम लोग टॉपिक नंबर 8 में पढ़ाई करने वाले हैं। आ जाओ भाई साहब, आपको कहाँ पे मिलेगा वो टॉपिक नंबर 8? आपके पेज नंबर 1.17 के ऊपर। ये आ गया जी आपका टॉपिक नंबर 8। एकदम छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा आपको। देखो 2 पैराग्राफ में टॉपिक निपटने वाला है। टॉपिक नंबर 8 यहाँ पे शुरू हुआ, ये आपका पैराग्राफ नंबर 1, ये आपका पैराग्राफ नंबर 2 एंड दैट्स इट। टॉपिक नंबर 8 ओवर। सो व्हाट इज एन एंगेजमेंट? एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। अब यहाँ पर प्रोफेशनल लैंग्वेज में एंगेजमेंट का मतलब क्या कि भाई साहब हम एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है, उसमें 2 पार्टीज है, एक पार्टी पैसे देगी, दूसरी पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। बट दैट मीन्स म्यूचुअली अग्री होगा कि एक दूसरे के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है। एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट। अब यहाँ पे अरेंजमेंट को ही आप क्या कहोगे? जब वो फॉर्मल हो जाता है तब उसको आप अग्रीमेंट कहते हो, ठीक है। एक मिनट भाई साहब। हाँ जी, तो अभी हम वर्बल कॉन्ट्रैक्ट करते तो सब हमें कहता है कि एक सर्टन प्रकार की अरेंजमेंट है, लेकिन जब हम उसे फॉर्मलाइज कर लेते हैं, रिटर्न फॉर्म में लेके आते हैं, तब यही अरेंजमेंट वर्ड अग्रीमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ जनरल भाषा में? एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग के कॉन्टेक्स्ट में एंगेजमेंट का क्या मतलब है?
in the context of auditing, it means a formal agreement between auditor and client under which auditor agrees to provide auditing services. It takes the shape of engagement letter. तो तीन स्टेप्स, तीन तरीके की लेयर्स आपको यहां पर बताई गई है। सबसे पहली लेयर आपके लिए क्या है, ये वाला पॉइंट। सबसे पहली लेयर आपको एंगेजमेंट का जनरल मीनिंग बताया गया है, ये आपका पहला पॉइंट, ठीक है भाई साहब। फिर आता है आपका दूसरा पॉइंट, ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होता है। ये हो गया जी आपका दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया गया है कि अल्टीमेटली कंक्लूजन कहाँ पर होता है, तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। तो इस प्रकार से एंगेजमेंट का मतलब जो है आपको तीन लेयर्स में यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। व्हाट इज एन एंगेजमेंट, तो पहले तो जनरल मीनिंग आपने समझ लिया। एंगेजमेंट मीन्स अरेंजमेंट टू डू समथिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट। फिर ऑडिट की भाषा में एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ऑडिट की भाषा में एंगेजमेंट का मतलब होता है इट मीन्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट मीन्स फॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है। यानी एंगेजमेंट मीन्स फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। दो पार्टीज होती है, एक हमारा जो क्लाइंट होता है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराना होता है। ऐसा एंटिटी, ऐसा बिजनेस एंटिटी या फिर नॉन बिजनेस एंटिटी एक प्रोफेशनल को सिलेक्ट करते हैं जो कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और उससे ऑडिटिंग की सर्विसेज डिमांड करते हैं, ठीक है। और जो ऑडिटर होता है, जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है, जो एज एन ऑडिटर काम करता है, वो ऑडिटिंग की सर्विसेज सप्लाई करता है। तो बेसिकली इट इज़ अ ट्रांजैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्स, जो बेसिक मार्केट फोर्सेज होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वही हमारे इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। In the context of auditing, it means a formal agreement between auditor and client under which auditor agrees to provide auditing services. अब यहाँ पर हमारे जो engagement controls है वो चार कैटेगरी के होते हैं, ऑडिटिंग, रिव्यू, रिलेटेड सर्विसेज और एश्योरेंस सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम केवल ऑडिटिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो आपका जो एंगेजमेंट यहाँ पर बोला गया है वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग कहा गया है। बाकी बाकी जो तीन सर्विसेज है उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर बोला नहीं है। लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि जब भी कोई बिजनेस एंटिटी उसे एक सर्टन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से किसी भी प्रकार की सर्विस अगर चाहिए होगी तो वो एक फॉर्मल अग्रीमेंट करेगा, एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट करेगा, ठीक है भाई साहब। तो आ जाओ, इट टेक्स द शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑडिटिंग की बात हुई है सिर्फ, यहाँ पर आप ऑडिटिंग की जगह पर रिव्यू डाल दो, ऑडिटिंग की जगह पर आप अदर रिलेटेड सर्विसेज डाल दो, ऑडिटिंग की जगह पर आप एश्योरेंस सर्विसेज डाल दो। तो जिस प्रकार की सर्विस की डिमांड होगी उसी तरीके से एंगेजमेंट लेटर को ड्राफ्ट किया जाएगा। एंगेजमेंट लेटर में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू सर्विसेज प्लस स्कोप ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन की जाएगी। उस यानी ऑडिटर यानी कौन सा प्रोफेशनल है, उसका नाम, उसकी फर्म का नाम, ठीक है, क्लाइंट के डिटेल्स, कौन सी सर्विसेज चाहिए, स्कोप ऑफ वर्क, कितने समय में काम पूरा होगा, किस तरीके की फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको देनी है, यानी ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट देनी है, रिव्यू रिपोर्ट देनी है, एश्योरेंस रिपोर्ट देनी है, किस तरीके की रिपोर्ट आपको देनी है, सारे के सारे डिटेल्स प्लस आपको एंटिटी का डेटा कौन से प्रीमाइसेस में अवेलेबल है। सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा रिव्यू करना है, ऑडिट करना है, या फिर आपको फिजिकल चेकिंग भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा बात उनके रजिस्टर्ड ऑफिसेस एकदम पिन पॉइंट डिटेल्स जो होंगे, हर एक डिटेल आपके एंगेजमेंट लेटर में मेंशन किया जाएगा। अब इतनी सारी जो बातें थी वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल, एज अ स्टूडेंट हमें ये बातें पता होनी चाहिए। अब मेरे ओपिनियन में जब आपने एंगेजमेंट का छोटा सा टॉपिक यहाँ पर दिया है तो एक ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर भी अगर इंस्टीट्यूट हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देता तो एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक नंबर 8 समझ में आ जाता। लेकिन अभी नहीं दिया है तो हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हमारा ही काम कम हो गया, हमें बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है वो समझ लो। द पर्पज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, अब यहाँ पर पर्पस की बात हो रही है। यहाँ पर आपको ऑडिट एंगेजमेंट का मीनिंग बता दिया, अब यहाँ पर पर्पस की बात हो रही है। तो यहाँ पर मीनिंग और यहाँ पर पर्पस, ऐसे दो टॉपिक्स आपके इसमें डिस्कस हो रहे हैं।
The purpose of external audit engagements is to enhance the degree of confidence of intended users of financial statements. तो मेन पर्पस क्या होता है? अब यहाँ पर ये एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्यों कहा गया है? देखो, ऑडिट दो प्रकार का होता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट, और एक होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का उतना ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं होता है, वो मैनेजमेंट खुद के फायदे के लिए या खुद को क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए जनरेट करती है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो एक न्यूट्रल पार्टी होती है, वो एक अनबायस्ड पार्टी होती है, तो इसीलिए उसे एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट कहा जाता है। जब भी हम एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट की बात करेंगे तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो प्रोफेशनल होगा, उसका बिजनेस एंटिटी के साथ या उसके ओनर्स के साथ या फिर उसके स्टेक होल्डर्स यानी जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इन दोनों पार्टीज के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, आइदर पर्सनल रिलेशनशिप और फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स या फिर बिजनेस रिलेशनशिप, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। वो टोटली एक एक्सटर्नल पार्टी होगा, एक अनबायस्ड, एक न्यूट्रल पार्टी होगा। तो ऐसे व्यक्ति को जब हम ऑडिट एंगेजमेंट के लिए हायर करते हैं तब क्या होता है पर्पस? द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट इज टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी एक हमारा इंडस्ट्री में सिचुएशन कैसा है, सरकमस्टांसेस कैसे है, एक बिजनेस एंटिटी है, उस बिजनेस एंटिटी में मैनेजमेंट है और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, प्लस अगर वो एंटिटी पब्लिक एंटरप्राइज है यानी पब्लिकली लिस्टेड है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट या गवर्नेंस वाले जो लोग होते हैं उनमें सेपरेशन होता है। यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रोज जाके बिजनेस को संभालते नहीं है, उसके डेली ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो लोग एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करते हैं ताकि ऑन उन शेयर होल्डर्स के पैसा वो प्रॉपरली मैनेज करे, वर्किंग कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाए, प्रोडक्ट मार्केट में जो भी उनका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है उसको सप्लाई करके प्रॉफिट जनरेट करे। ये बिजनेस एंटिटी का नेचर होता है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर जो पब्लिक कंपनीज होती है, जो पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में सेग्रीगेशन होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको थोड़ा सा डर लगता है कि हमारा जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या जो भी डेटा मैनेजमेंट या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जनरेट करके शेयर होल्डर्स को यानी स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, ये थोड़ा सा डाउट नेचुरली स्टेक होल्डर्स के मन में आता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स ये दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा इन दोनों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि भाई साहब देखो, आपको थोड़ा सा डाउट है ना, ठीक है, लेकिन हमने तो हमारा मैनेजमेंट कहती है हमने हमारा काम ईमानदारी से किया, लेकिन अगर आपको एज अ शेयर होल्डर, एज अ स्टेक होल्डर डाउट है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, वो आप भी उसको देख लो, हम भी उसको देखेंगे, दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कौन सी थर्ड पार्टी को हायर करना है। वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, वो ना तो आपका दोस्त होगा ना तो कंपनी का दोस्त होगा, यानी ना तो शेयर होल्डर से उसका कोई रिलेशनशिप है ना तो बिजनेस मैनेजमेंट से उसका कोई रिलेशनशिप है, वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा और वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। इसका मतलब उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, प्लस प्रोफेशनल ट्रेनिंग है टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे व्यक्ति को हम लोग हायर करते, तो इस थर्ड पार्टी को अगर हम हायर करते तो वो हमारा मैंने मैनेजमेंट में जो भी साल भर में काम किया है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल डेटा जनरेट किया है, उसको वो अनबायस तरीके से चेक करेगा और एविडेंस गैदर करेगा, और उस ऑडिट एविडेंस के बेसिस के ऊपर वो एक रिटर्न रिपोर्ट बनाएगा जिसे कहा जाता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। वो उसकी एक कॉपी शेयर होल्डर्स को जाएगी, उसकी एक कॉपी मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वालों को जाएगी। तो ऐसा करने से ये ट्रायंगुलर अरेंजमेंट करने से क्या होगा कि एक अनबायस्ड थर्ड पार्टी का जब ओपिनियन आता है तब उसके ऊपर भरोसा रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको हमने ऑडिट करने के लिए बुलाया है, प्रोफेशनली हायर किया है, अगर उसका भी इन्वेस्टमेंट होगा कंपनी में तो वो भी हो सकता है अनबायस्ड तरीके से अपना ओपिनियन ना दे। तो इसीलिए सबसे मेन चीज होती है कि एक अनबायस्ड ऑडिटर जिसका ना तो मैनेजमेंट से कोई नाता है ना तो शेयर होल्डर से कोई नाता है किसी भी प्रकार का, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल, ऐसे व्यक्ति को ही आप एज एन ऑडिटर हायर कर सकते हो। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को हायर करने का पर्पस आपको समझ गया, टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये यहाँ पर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन होते हैं, तो इसके बारे में भी हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया है, यानी पढ़ा है, डिस्कस किया मीन्स पढ़ा है। दो प्रकार की कैटेगरी होती है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एक इंटरनल यूजर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में आपके कौन कौन आता है, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। एक्सटर्नल में आपके कौन कौन आते हैं, आपके इन्वेस्टर्स आ गए, आपके एम्प्लॉयज आ गए, उसके बाद में आपके सप्लायर्स आ गए यानी क्रेडिटर्स आ गए, फिर आपके जो जिन्होंने पैसा दिया आपको, लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, वो लोग आ गए, फिर आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, फिर आपकी गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज आ गए, फिर आपके कस्टमर्स आ गए, फिर आपकी सोसाइटी एट लार्ज। तो ऐसा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट को प्रमोट करते हैं। सच एंगेजमेंट्स आर ऑल्सो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो इसका मतलब ये जो ऑडिट का काम होता है इसमें हम रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करते हैं, इसीलिए इन्हें रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया companies are required to get their annual accounts audited by an external auditor. Even non-corporate entities may choose to have their accounts audited by an external auditor because of benefits of such an audit. तो यहाँ पर आपको क्लियर कट क्या क्या चीज़ें बताई गई है एंगेजमेंट के लिए, यहाँ पर आपको मीनिंग बताया गया है और यहाँ पर आपको पर्पस बताया गया है। ठीक है, पर्पस जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है वो आपको यहाँ पर बताया गया, दिस इज योर पर्पस। पॉइंट नंबर 1 में आपका पर्पस हो गया, फिर उसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या हो गया, वो आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया, ऑडिट एंगेजमेंट का ऑल्टरनेटिव नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको जो बताया गया है पॉइंट नंबर 3 में, वो हो गया आपका नेचर, यानी ऑडिट का नेचर कैसा होता है, वॉलंटरी होता है या मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया कि भाई कुछ कॉर्पोरेट एंटिटीज ऐसी होती है जिनको एनुअल अकाउंट्स मैंडेटरीली ऑडिट कराना होता है, या फिर कोई एंटिटीज ऐसी होती है जो दैट दोज एंटिटीज मे चूज, यानी वॉलंटरीली वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करा लेती है। अब जो वॉलंटरी ऑडिट कराने की बात होती है, तो वॉलंटरी ऑडिट यानी अपना खुद का पैसा खर्चा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई ऑडिट क्यों कराएगा, तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए, करेक्ट। तो वही बेनिफिट्स आपके टॉपिक नंबर 9 में डिस्कस होने वाले कि भाई साहब ऑडिट कराने के क्या क्या फायदे एक बिजनेस एंटिटी को फिर या नॉन बिजनेस एंटिटी को, क्या उसका वैल्यू एडिशन मिलता है, क्या फायदे मिलते हैं, वो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। लेकिन जो हमारा मुद्दा था टॉपिक नंबर 8 के बारे में रिवीजन करने का, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, क्योंकि हमारा स्टाइल किस तरीके का है रिवाइज करने का, एक वीडियो में हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही टॉपिक को रिवाइज करते, ताकि आपको भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारे के सारे टॉपिक्स को ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर एक टॉपिक का, जैसे टॉपिक नंबर 8 है, अब टॉपिक नंबर 8 में यहाँ पर 8.1 ही है, यानी एक ही टॉपिक, 2 टॉपिक डिस्कस हुए, तो ये आपको एक वीडियो में मिले। अगर टॉपिक नंबर 8 में 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 इस तरीके से होता है, तो हम लोग सारा 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 एक ही वीडियो में डिस्कस करते। जनरल कॉमन सेंस वाली बात मैंने आपको बता दी है, ताकि आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वीडियोस ढूंढने के लिए और उस स्पेसिफिक टॉपिक को रिवाइज करने में आसानी हो जाए। तो मित्रों, यहाँ पर ये वीडियो होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 9, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे बेल नोटिफिकेशंस ऑन करिए, ताकि जब भी रिवीजन वीडियो अपलोड हो या फिर कोई अदर वीडियो जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम में आएगा अपलोड हो, तो आपको तुरंत एकदम टिंग करके नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।